कभी सोचा है सुबह अखबार में एक छोटी सी खबर, जैसे बाल विवाह विरोधी मुहिम कामयाब, मामलों में 50% गिरावट, या फिर मजदूर आंदोलन ने जगाई अपने हक की अलख, ये ये कितनी बड़ी बात कह जाती हैं। हाँ बिल्कुल, ये छोटी खबरें असल में आंदोलनों की ताकत का एहसास कराती हैं। और ये सिर्फ एक दो उदाहरण नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे वो दहेज के खिलाफ आवाज उठाना हो या फिर गरीबी और कुपोषण जैसी बहुत गहरी समस्याओं पर ध्यान खींचना हो, अक्सर ये आंदोलन ही होते हैं जो इन जरूरी मुद्दों को सामने लाते हैं, समाज के और सरकार के भी। एकदम सही कहा। तो आज हम इन्हीं सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड की किताब के अध्याय 4 पर आधारित है। हाँ, तो आज की ये चर्चा खास तौर पे परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी मुझे लगता है काफी काम की साबित हो सकती है। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि ये आंदोलन असल में है क्या, इनका महत्व क्यों है, खासकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकी क्या जगह है और ये राजनीतिक दलों से अलग कैसे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि उन पॉइंट्स को भी उभारें जो एसएससी परीक्षा के लिहाज से जानना बहुत जरूरी है। हाँ जरूर। तो चलिए इस विषय की तहों को खोलते हैं। सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, ये आंदोलन आखिर होता क्या है, किसे कहेंगे हम आंदोलन? देखिए, इसे समझने के लिए हमें इसके मूल तत्व पर जाना होगा। आंदोलन मूल रूप से एक संगठित गतिविधि है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। संगठित, हाँ, मतलब जब समाज के कई लोग किसी खास सार्वजनिक मसले पर, किसी पब्लिक इशू पर एकजुट होते हैं और फिर उस मसले के हल के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो इस पूरी संगठित प्रक्रिया को ही आंदोलन कहा जाता है। अच्छा, यानी ये महज कुछ लोगों का अचानक इकट्ठा होकर नारे लगाना नहीं है, इसके पीछे एक सोच, एक संगठन काम करता है। बिल्कुल, यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू यही है, सामूहिक कार्यवाही, कलेक्टिव एक्शन और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के बिना कोई गतिविधि आंदोलन का रूप नहीं ले सकते। एक साझा मकसद के लिए लोगों का संगठित होकर प्रयास करना ही इसे आंदोलन बनाता है, वरना वो सिर्फ एक भीड़ हो सकती है। समझ गया। जैसे हमने शुरू में बात की थी, बाल विवाह रोकना, दहेज का विरोध करना, मजदूरों के अधिकार, या फिर गरीबी और कुपोषण से लड़ना, ये सब वो विशिष्ट मुद्दे हो गए जिनके चारों ओर लोग संगठित होकर आवाज उठाते हैं। सही कहा। हर आंदोलन की अपनी एक खास वजह होती है, एक केंद्रित मुद्दा होता है। तो फिर ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये आंदोलन इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं, खासकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इनकी क्या अहमियत है? देखिए, लोकतंत्र में आंदोलनों की भूमिका तो बहुत ही अहम है। इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये कि आंदोलन समाज की उन समस्याओं को चर्चा के केंद्र में ले आते हैं जिन पर शायद उतना ध्यान नहीं जा रहा होता। हाँ, ये बात तो है। कई बार जब तक संगठित आवाज ना उठे तब तक कई जरूरी मसले हाशिए पर ही पड़े रहते हैं। बिल्कुल। दूसरा, ये सिर्फ चर्चा ही नहीं छेड़ते, बल्कि इन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान भी खींचते हैं। सरकारें रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होती हैं, आंदोलन उन्हें बताते हैं कि देखिए, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा। तीसरा, आंदोलन से जुड़े लोग अक्सर उस मुद्दे पर काफी जानकारी इकट्ठा करते हैं और ये जरूरी जानकारी वो सरकार तक पहुंचाते भी हैं। इससे सरकार को नीतियां बनाने में सीधी मदद मिलती है। अच्छा। तो ये सिर्फ विरोध का मंच नहीं है, बल्कि एक तरह से समाधान में सहायक भी होते हैं, सरकार को जरूरी इनपुट देकर। हाँ, कह सकते हैं। वे समस्या के साथ साथ उससे जुड़ी बारीकियां और आंकड़े भी सामने रखते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, आंदोलन आम नागरिकों को, मतलब जो लोग शायद किसी राजनीतिक दल से सीधे तौर पर जुड़े न हो, उन्हें सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने का एक रास्ता देते हैं। हाँ। वे अपनी बात रख पाते हैं, नीतियों पर असर डाल पाते हैं। यहीं पर बात काफी दिलचस्प हो जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि लोकतंत्र महज हर 5 साल में वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नागरिक इन आंदोलनों के जरिए लगातार सक्रिय रह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ है विरोध दर्ज करने का अधिकार, यानी राइट टू प्रोटेस्ट। लोकतंत्र में इसे एक बुनियादी और महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। विरोध का अधिकार। हाँ, नागरिक सरकार की किसी नीति या फैसले से असहमत होने पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता सकते हैं। लेकिन इस अधिकार के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होंगी, ऐसे ही तो नहीं? हाँ, ये बेहद जरूरी है।
हमारी जानकारी भी यही बताती है कि विरोध का अधिकार अहम है, पर इसका इस्तेमाल धैर्य और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके अपनाना और कानून का सम्मान करना आवश्यक है। एसएससी परीक्षा के लिहाज से ये बात, विरोध का अधिकार और उसका जिम्मेदार उपयोग, ये ध्यान में रखने लायक है। इस पर सवाल बन सकता है। समझ गया। अब एक और सवाल जो अक्सर मन में आता है और शायद परीक्षा के लिए भी ये जानना जरूरी है, आंदोलन और राजनीतिक दल, इनमें क्या फर्क है? ऊपरी तौर पर तो लगता है कि दोनों ही जनता के मुद्दों पर बात करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इनमें कुछ बुनियादी और महत्वपूर्ण अंतर है। अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें तो राजनीतिक दल आमतौर पर एक ज्यादा व्यापक नजरिया, एक कॉम्प्रहेंसिव पर्सपेक्टिव रखते हैं। व्यापक नजरिया मतलब उनका मुख्य लक्ष्य चुनाव लड़ना, जीतना और सरकार बनाना होता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे समाज के लगभग सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए नीतियां और कार्यक्रम बनाएंगे। हाँ, जैसे एक राजनीतिक पार्टी को बिजली, पानी, सड़क से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विदेश नीति, हर चीज पर सोचना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करना होता है, या कम से कम उसकी कोशिश करनी होती है। बिल्कुल, वे एक राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय परिप्रेक्ष्य से काम करते हैं और उनका एजेंडा काफी विस्तृत होता है। सत्ता हासिल करना और उसे चलाना उनका केंद्रीय उद्देश्य होता है। और आंदोलन इसके मुकाबले कैसे अलग हैं? आंदोलन, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, आमतौर पर किसी एक खास मुद्दे पर ही अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। फोकस एक ही इशू पर होता है। अच्छा, सिर्फ एक मुद्दे पर? हाँ, जैसे सिर्फ पर्यावरण की रक्षा या किसानों की कोई खास समस्या, या फिर जैसे उपभोक्ता अधिकार। उनका मकसद चुनाव जीतना या सरकार बनाना नहीं होता। तो फिर उनका मकसद क्या रहता है? अगर चुनाव नहीं जीतना तो? उनका मुख्य उद्देश्य होता है अपने चुने हुए मुद्दे पर सरकार पर इतना दबाव बनाना कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे, उनकी बात सुने और उस विशेष मसले पर या तो कोई कार्रवाई करे या अपनी नीति में बदलाव लाए। अच्छा, तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि पार्टियां सत्ता के खेल में शामिल होती हैं, उनका कैनवस बड़ा होता है, जबकि आंदोलन किसी खास मुद्दे पर सरकार को जगाने या उसकी दिशा बदलने का काम करते हैं, सत्ता से बाहर रहकर। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। एसएससी परीक्षा के लिए ये अंतर समझना वाकई जरूरी है। इस पर आधारित सवाल पूछे जा सकते हैं। निश्चित रूप से। लक्ष्य यानी सत्ता बनाम नीति, प्रभाव, दायरा यानी व्यापक बनाम विशिष्ट, और दृष्टिकोण, इन तीन कसौटियों पर राजनीतिक दल और आंदोलन के फर्क को आसानी से समझा जा सकता है। हमने कुछ आंदोलनों के उदाहरण तो लिए ही थे, जैसे बाल विवाह या दहेज के खिलाफ या मजदूरों के हक के लिए। उपलब्ध जानकारी में एक और दिलचस्प उदाहरण उपभोक्ता आंदोलन यानी कंज्यूमर मूवमेंट का भी है। ये किस बारे में? हाँ, उपभोक्ता आंदोलन का सीधा संबंध हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से है। इसका मकसद है ग्राहकों को बाजार में होने वाली धोखाधड़ी, मतलब फ्रॉड से बचाना। जैसे सामान कम तौलना, चीजों में मिलावट करना, एमआरपी से ज्यादा दाम लेना या खराब गुणवत्ता का सामान बेचना। इन सब के खिलाफ उपभोक्ताओं को जागरूक करना और उनके हितों की रक्षा करना ही इस आंदोलन का काम है। हाँ, ये तो वाकई बहुत प्रासंगिक है। हर कोई उपभोक्ता है। बिल्कुल। और एक और ध्यान देने वाली बात सामने आती है इस जानकारी से, वो ये कि इस तरह के आंदोलन, जैसे उपभोक्ता आंदोलन, पहले के जो बड़े जन आंदोलन, मास मूवमेंट्स होते थे, उनसे कुछ मायनों में अलग हैं। अच्छा, कैसे अलग है? ये ज्यादातर मुद्दा आधारित यानी इशू बेस्ड होते हैं। मतलब किसी एक साफ और स्पष्ट मुद्दे को लेकर ही संगठित होते हैं और उसी पर केंद्रित रहते हैं। और इन आंदोलनों का एक बड़ा फायदा ये भी दिखता है कि ये सार्वजनिक जीवन में आम लोगों की भागीदारी को बढ़ाते हैं। लोग सिर्फ मूक दर्शक बने रहने की बजाय सक्रिय रूप से जुड़ते हैं। बिल्कुल। और जानकारी में 1980 के दशक के बाद उभरने वाले कुछ आंदोलनों के लिए नव सामाजिक आंदोलन या नियो सोशल मूवमेंट्स जैसा शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। नव सामाजिक आंदोलन? हाँ, ये शायद नए दौर के नए मुद्दों जैसे पर्यावरण, मानवाधिकार या लैंगिक समानता, इनसे जुड़े आंदोलनों की ओर इशारा करता है। इनका स्वरूप और काम करने का तरीका शायद पहले के आंदोलनों से कुछ भिन्न हो सकता है। दिलचस्प है। हाँ, हालांकि इस पर ज्यादा विस्तार नहीं है, पर यह जानना अहम है
कि आंदोलन भी समय और समाज के साथ विकसित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम पूरी चर्चा को समेटें, खासकर एसएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, तो वो कौन सी मुख्य बातें हैं जिन्हें अच्छे से याद रखना चाहिए? मेरे विचार में कुछ प्रमुख बिंदु इस तरह हैं जो परीक्षा के लिए जरूरी हो सकते हैं। पहला, आंदोलन की परिभाषा। ये एक संगठित गतिविधि है जिसका मकसद किसी सार्वजनिक मुद्दे पर सरकार पर दबाव बनाना है। सामूहिक कार्रवाई और संगठन इसके दिल में है। ठीक है, परिभाषा हो गई। दूसरा, लोकतंत्र में महत्व। ये समस्याओं को उजागर करते हैं, सरकार का ध्यान खींचते हैं, जरूरी जानकारी मुहैया कराते हैं और नागरिकों की भागीदारी का मंच बनते हैं। महत्व भी जरूरी है। तीसरा, विरोध का अधिकार। ये लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इसका प्रयोग शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से होना चाहिए। ये भी बिंदु महत्वपूर्ण है। सही कहा। और चौथा, राजनीतिक दलों और आंदोलनों में अंतर। उनके लक्ष्य क्या हैं? सत्ता बनाम नीति प्रभाव, उनका दायरा कैसा है, व्यापक बनाम विशिष्ट मुद्दा, और उनका नजरिया क्या है। ये अंतर परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, ये अंतर वाला सवाल तो अक्सर आता है। और पांचवा, आंदोलनों के कुछ उदाहरण याद रखना अच्छा रहेगा, जैसे बाल विवाह विरोधी, दहेज विरोधी, श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन और उपभोक्ता आंदोलन। बहुत अच्छे। ये बिंदु निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने वाले छोटे या विस्तृत सवालों के जवाब तैयार करने में मदद करेंगे। और वैसे भी ये समझना सिर्फ अकादमिक तौर पर ही नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है कि आंदोलन कैसे काम करते हैं और हमारे लोकतंत्र को कैसे जिंदा रखते हैं। हाँ, ये महज किताबी बातें नहीं है, ये हमारे आसपास के समाज और राजनीति को समझने की कुंजी भी है। सही मायने में लोकतंत्र को जीवंत बनाते हैं ये आंदोलन। तो आज की इस बातचीत में हमने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की दुनिया को काफी नजदीक से जानने की कोशिश की। हमने समझा कि ये क्या हैं, लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी हैं और राजनीतिक पार्टियों से कैसे अलग पहचान रखते हैं। हाँ, और साथ ही एसएससी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी रोशनी डाली। बिल्कुल। और ये आंदोलन हमें लगातार याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ सरकारों, चुनावों या राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं चलता। आम नागरिक जब संगठित होकर अपनी आवाज उठाते हैं तो उनमें समाज और राजनीति की दिशा बदलने की अपार क्षमता होती है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल जो हमें उपलब्ध सामग्री से ही मिला है और जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा? हाँ, सवाल ये है कि आज हमारे देश में उन लोगों के लिए जो विकास परियोजनाओं या अन्य कारणों से विस्थापित हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, हाँ। उनके पुनर्वास और उनकी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए कौन से आंदोलन सक्रिय हैं? ये सोचने वाला सवाल है। हाँ, ये सवाल हमें आगे सोचने को उकसाता है कि आज के हमारे समाज में और कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर एक सामूहिक, संगठित और जिम्मेदार आवाज की सख्त जरूरत महसूस होती है। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।